वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज हम बात कर रहे हैं रेज़ के हवाले से, रेडिएशंस के हवाले से। हर तरफ से हमारा वास्ता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ और डॉक्टर अनिल, और इनसे बात हो रही थी तो यही बात तो पता चली है कि भाई मोबाइल फ़ोन ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रखना वैसे ही नुकसानदेह है। ज़्यादा फ़ोन हर वक्त आपकी तवज्जो एक बजेगा दूसरा बजेगा, आपकी ज़िंदगी को बजा देता है। एक फ़ोन रखें, लेकिन मोबाइल फ़ोन की सिग्नल्स जो हैं अभी इस पर रिसर्च आ रही है कि क्या वो नुकसानदेह हैं या नहीं है। इक्का दुक्का कुछ बातें हुई हैं, लेकिन अभी तक वो प्रूवन नहीं हुई हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, आपकी तरफ आता हूँ फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ जनाब, कोई ऐसी रेज़ वगैरह, आप लोग तो माशाल्लाह अल्ट्रासाउंड भी करते हैं, एक्स-रेज़ भी करते हैं, CT स्कैन, MRI, कोई ऐसी रेज़ वगैरह नहीं है कि जिन्नात भूत जो नज़र नहीं आते, ये कभी रेज़ कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशंस में ही नज़र आ जाएं? ऐसी हमारे पास तो नहीं हुई है, लेकिन कुछ कैमरेज हैं, इंफ्रारेड कैमरे कहलाते हैं। उन्होंने बाज़ मरतबा, बाज़ लोगों का दावा है कि उन्होंने ट्रेसिस मतलब ट्रेस कर लिया है कि जिन इंसानों के अलावा भी मखलूक है, और ये बात ठीक है। वैसे भी हमारे भी दीन में भी ये कहा है कि वो एनर्जी से बने हैं, तो एनर्जी की कोई फॉर्म तो होगी ना। तो अगर कुछ लोगों का दावा है, इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि है इंटरेस्टिंग और लॉजिक। कैमरे हैं, आप इंफ्रारेड आपने कैमरा देखे? जी मैंने देखा हुआ, बिल्कुल देखा हुआ। उसकी इमेज भी मैंने देखी हुई। वो हल्की सी जैसे शबी सी होती है, रेड कलर की आमतौर पे आती है, कि हल्की सी शबी सी गुजर रही है, इस तरह धुंधली सी। वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं ना, चाय उबल रही होती है तो आपने देखा होगा कि उसके ऊपर से कुछ रेस सी निकलती हुई नजर आती हैं, जिसके पीछे से जो चीज़ उसके पीछे होगी धुएं के साथ, उसके पीछे कोई भी चीज़ होगी ना, तो वो ऐसे थोड़ा सा धुंधलाहट सी आ रही होगी, और वो चीज़ जो है वो मेरे ख्याल में जो स्टीम निकल रही होती है उसकी वजह उसके साथ वो जो उसके साथ जो गर्माइश निकल रही होती है वो इंफ्रारेड होती है बेसिकली। तो वो कहते हैं कि बाज़ लोग कहते हैं, मैंने खुद पढ़ा भी है, नहीं मैंने कैमरा भी देखा नहीं, कैमरे में आपने किसी जिन भूत को नहीं हमारी इमेजिंग जो है वो बहुत हाई फाई इमेजिंग है। डॉक्टर साहब कभी किसी जिन्नात को नहीं, वैसे किसी ने आपको बताया है कि उसने देखा हो इंफ्रारेड कैमरे से? नहीं, कोई इस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा चलें, ये बताइए डॉक्टर साहब, बात हो रही थी अल्ट्रासाउंड की, और अल्ट्रासाउंड के लिए कहा गया कि ये बिल्कुल सेफ़ है। सिर्फ मुझे एक बात बताइए कि हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड ऐसा सिलसिला है कि वो लोग हैं जो कि पूरी रेडियोलॉजी में 5 साल प्रैक्टिस करते हैं और वो अल्ट्रासाउंड कर रहे होते हैं, और एक तरफ वो डॉक्टर्स हैं जो कि 6 दिन का या 6 हफ्ते का या 6 महीने का कोर्स कर लेते हैं, वो भी अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। किन लोगों से अल्ट्रासाउंड करवाना चाहिए? सब सही हैं या नहीं, मेरी एडवाइस ये होगी कि कोई भी केस हो, कोई भी अल्ट्रासाउंड, चाहे वो सिंपल हो, लेकिन आप ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएं जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हों, क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट हों, जिन्होंने प्रॉपर फेलोशिप्स की हों। और कितने साल की ट्रेनिंग हो? एटलीस्ट 4 ईयर्स एटलीस्ट 4 ईयर्स पूरी रेडियोलॉजी। और ये जो 6 हफ्ते की कोर्सेज करवाते हैं, नहीं, उनका कोई गली में अल्ट्रासाउंड सेंटर नहीं, डेफिनेटली उनका कोई इतना ख़ास एक्सपीरियंस नहीं होता, उनसे काफ़ी चीज़ें मिस हो रही होती हैं। तो मेरी ये एडवाइस होगी, कभी भी किसी को अल्ट्रासाउंड या कुछ इस तरह की सिंपल भी चीज़ है तो आप वहीं जाएँ जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर बैठा हो, क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट। एटलीस्ट उसकी हुकूमत कुछ नहीं कर रही है जो मेल प्रैक्टिस, ये तो मेल प्रैक्टिस है एक तरह से। इसको देखें, सही मायनों में इसको मेल प्रैक्टिस तो लेबल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इंटरनेशनली भी जो कोर्सेज होते हैं वो 6 महीने से 3 साल 4 साल 5 साल, जो 6 हफ्ते के हैं। कोर्स हो रहे हैं 6 हफ्ते वाले डेफिनेटली, अगर एक आदमी की स्किल इतनी है कि वो 6 हफ्ते में भी सीख सकता है, जो कि लाखों में से किसी एक डॉक्टर की होगी, तो वो तो शायद कुछ नहीं, तो वो उसमें जो कोर्स करा रहे हैं ये नहीं लिखा होता कि लाखों में एक डॉक्टर है। बस ये इत्तेफाक की बात है कि वो पहुंच गया तो शायद कुछ सीख ले, लेकिन 6 हफ्ते बहुत ही इनसफिशिएंट है। एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स की ट्रेनिंग वाला डॉक्टर जो है वो डायग्नोस करके आपको सही दे सकता है। लिहाजा आप जब भी किसी को कराना हो, मेरी रिकमेंडेशन भी डॉक्टर साहब की तरह यही होगी कि किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएँ, वहाँ पे पहले देख लीजिए कि कौन करने वाला है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन। अच्छा, शाजिया साहिबा का सवाल था कि जो रेटिना के लिए अक्सर लेज़र थेरेपी की जाती है, कि मतलब टू प्रिवेंट रेटिनल डिटैचमेंट उसमें की जाती है, इसके अलावा लाइक डायबिटिक रेटिनोपैथी या दूसरी और प्रॉब्लम्स के लिए जो लेज़र्स किए जाते हैं रेटिना में, क्या ये रेटिना या पीछे जो ऑप्टिक नर्व होती है या दिमाग, उसके लिए नुकसानदेह तो नहीं होती? नुकसानदेह हो सकती हैं, अगेन डिपेंड करता है कि कर कौन रहा है। अगर एक्सपीरियंस हैंड है तो उससे ये कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लेकिन ये कॉम्प्लिकेशन जो ऑप्टिक नर्व इन्वॉल्वमेंट है या ऑप्टिक डिस्क जिसको कहते हैं हम, उसको इन्फ्लुएंस करती हैं लेज़र्स। और अगर इनएक्सपीरियंस हैंड होगा तो खुदा ना करे इस कॉम्प्लिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन इवन
बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस हैंड्स के अंदर भी बाज़ मरतबा ये कॉम्प्लिकेशन हो जाती हैं और डॉक्टर जान करके नहीं करता। होने वाली बात होती है वो, तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है और रेयर नहीं, बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है, बहुत रेयर रेयर कॉम्प्लिकेशन। लेकिन इफेक्ट देखें वो मुख्तलिफ तरह के इफेक्ट्स होते हैं। अभी एक आम आदमी को समझना ज़रा मुश्किल होगा किस तरह के होते हैं, लेकिन इफेक्ट कर सकती है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि कौन डॉक्टर वो क्वालिफाइड है, एक्सपीरियंस्ड है या नहीं। जस्ट लाइक ड्राइवर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन एक्सपीरियंस ड्राइवर से एक्सीडेंट के चांस कम। हाँ, जो लाइसेंस याफ्ता ड्राइवर हो और एक्सपीरियंस हो, जिसकी जहनी और जिस्मानी हालत सही हो, तमाम चीज़ें। हमारे यहाँ तो खैर लाइसेंस नहीं होता, लाइसेंस है भी तो अगर किसी को एपिलेप्सी है तो वो भी ड्राइविंग कर रहा है ना डॉक्टर साहब? ऐसे ही आई थिंक बुक्स के हिसाब से जो है ना 1% कॉम्प्लिकेशन है इसकी रेडिएशन की, 1% लेज़र थेरेपी की। लेज़र थेरेपी जो आंखों की है या ओवरऑल? नहीं, आंखों की। आंखों की 1% के चांसेस होते हैं और ओपेसिटी बन जाती है एक रेटिना में। अच्छा, जिसकी वजह से जो है ना वो ओपेक शेडो आपको हर जगह पे नज़र आता है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि इन्होंने सवाल किया था, अर्शद साहब का सवाल तो हो गया, मुनज़्ज़ा साहिबा ने सवाल किया था लाहौर से। उनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस के लिए वो जाती हैं और इंफ्रारेड थेरेपी है और उसकी जो अल्ट्रासाउंड थेरेपी वो करवाती हैं। क्या वो मुज़र सेहत तो नहीं है? नहीं, आई थिंक इट्स नॉट हार्मफुल और इससे ये तो एक अच्छी वो है एक्सरसाइज जिससे आपका जो है ना पेन रिलीव होगा और उस टाइम आपको कंफर्ट भी मिलेगा, लेकिन इससे कोई भी इस तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। हाँ, आमतौर पर पेशेंट्स बहुत कम जगहों पे वैसे ही अल्ट्रासाउंड थेरेपेटिक यूज़ के लिए होता है, लेकिन जो लोग करते हैं उनके पास सफिशिएंट एविडेंस है कि इट इज़ बेनिफिशियल और लोग करते हैं। और कुछ मेरे ज़ाती दोस्तों का भी एक्सपीरियंस है, वो भी कहते हैं कि इससे फ़ायदा होता है डेफिनेटली। ठीक है, शाइना साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम शाइना साहबा। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र है। शाहीन बात कर रही हूँ। अच्छा सॉरी शाहीन, मुझे कोई बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मैं ज़रा फालिज के मुतालिक बात करना चाह रही थी। मेरे शौहर को 1 नवंबर को अटैक हुआ है। अच्छा, उम्र 83 साल है और ये इनको ब्लड प्रेशर इनका ज्यादा था। जी और ये गोलियां जो थे पाबंदी से इन्होंने खाई नहीं। ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ज्यादा था। अभी इनको हमने फिर जयाउद्दीन हॉस्पिटल में दिखाया, बशीर सुमरोज को। अच्छा। उनका इलाज होता रहा। ये वहाँ पे 22 तारीख तक दाखिल है। जी। इसको वहाँ से वापस आए तो इन्हें प्रोस्टेट का मसला वहीं पे शुरू हो गया था। पेट बड़ा बड़ा लग रहा था। सब ये क्या हो गया उनको? प्रोस्टेट ग्लैंड जो था वो बढ़ गया। अच्छा, प्रोस्टेट ग्लैंड का। ठीक है। पहले तो कोई ऐसी शिकायत नहीं थी, रूटीन में जाते थे रात को भी दिन में। जी। तो वो वहाँ भी पेट बड़ा बड़ा लग रहा था। तो ये सब ये ख्याल है कि शायद कब्ज की वजह से वहाँ कब्ज चल रहा था। अभी उस 23 को घर आए तो पेट एकदम वो फूला हुआ था। हम 8 बजे पहुंचे, 10 बजे और 2 बजे एकदम ये उठ के बैठे और पेट बहुत बड़ा। इमरजेंसी में लेके आए डॉक्टर ने जयाउद्दीन में। उन्होंने फिर वो देखा तो उनका कब्ज के साथ साथ ये इसका मसला है। इन्होंने कैथेटर डाला तो वो ये ब्लैडर बड़ा हो रहा था, फूल रहा। 3 लीटर निकला। फिर उनका फट जाता, ज्यादा देर होती तो ये फट जाता। फिर उसके बाद ये वहाँ दाखिल कर लिया तो वो ब्लीड करने लगा ब्लैडर। अहमद फवाद को दिखाया। उन्होंने फिर वो अल्ट्रासाउंड से पता चला कि बढ़ गया है ये प्रोस्टेट ग्लैंड और ये 50 ml अप्रोक्सीमेट वॉल्यूम ऑफ 50 ml। आपका सवाल क्या है ये बताइए? ये डॉक्टर साहब ये है कि अब उन्होंने दवाई दी थी कि इससे प्रोस्टेट शायद थोड़ा सा सही ठीक करने लगे नॉर्मली, लेकिन नहीं कर पा रहे। ठीक है। अब इनका फालिज का भी चल रहा है। अब ये 2-2.5 महीने हो गए। जी और दवा ले रहे हैं। अब सोना वाला को दिखाया था हमने प्राइवेट। आपने दिखाया तो बहुत सारे लोगों का। आपका सवाल क्या है ये बता दीजिए? सवाल ये है कि ये अब इनका हम क्या करें? प्रोस्टेट ग्लैंड जो है ये इसका वो कहते हैं अब ऑपरेट ही कर सकते हैं और ये इतनी उम्र है और ये कमजोरी। ठीक है, मैं आपको इसका सवाल का जवाब देता हूँ। लेकिन नाज़रीन आपके सवाल, इनके शाहीन साहबा के सवाल का जवाब भी दूंगा और आपके भी जो सवाल है उनका भी जवाब दूंगा और डॉक्टर साहबान से मजीद बात भी करेंगे। लेकिन जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।